Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher, and today I am going to teach you English of standard 9. So today we are going to learn a new chapter which is actually a poem from unit 2, 2.4. Please listen. So student, this poem is having a very deep meaning it itself. The central idea and the theme of the poem is also very interesting. So I hope you will see this video very carefully and with proper attention and pay proper attention. So let's start the poem. But before starting the poem, we are going to see some chit chat questions and warming up. Let's see. What makes you laugh? आपको हंसी किस वजह से आती है या फिर कौन सी चीज है जो आपको ज्यादा हंसाती है? जैसे कि सम जोक्स एंड सम ह्यूमरस इंसिडेंट्स मेक मी लाफ। कोई जोक सुनाता है या कोई हंसी वाला फनी इंसिडेंट हो जाता है, ह्यूमरस कोई बात कह देता है या कोई ह्यूमरस हादसा हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमें हंसी आ जाती है। तो एट दैट टाइम सच इंसिडेंट मेक अस लाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू एंग्री? अब तुम्हें गुस्सा कौन सी बात का आता है, कौन सी चीज का तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? Someone's wrong behavior and indiscipline make me angry. रॉन्ग बिहेवियर होता है ना, कोई आपके साथ गलत बर्ताव करता है या कोई जो नियमों का और शिस्त का पालन नहीं करता है, ऐसे इनडिसिप्लिन, तो वहां पे हमें गुस्सा आ जाता है, हमें हम नाराज हो जाते हैं या फिर हमें कोई चिढ़ा देता है या हमारे शरीर के ऊपर या हमारे दिखने के ऊपर कोई हमें चिढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रंग में सांवला होता है तो उसे काला काला चिढ़ाते हैं, कोई मोटा होता है बदन तो उसे मोटू मोटू चिढ़ाते हैं। तो ऐसे रॉन्ग बिहेवियर होता है ये। तो ऐसे बिहेवियर किसी को भी इंसल्टिंग फील होता है और हमें गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू सैड? अब देखो, गुस्सा होना और सैड होना अलग है। सैड यानी नाराज नहीं, बल्कि कंप्लीटली मायूस हो जाना। जब आपको ऐसे लगता है कि यार रोने का दिल करता है ना, एट दैट टाइम तो सैड कब हो जाते हैं? व्हेन आई गेट डिफीट्स आई फील सैड। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में आंसर दिया है। डिफीट यानी जब आप किसी चीज में हार जाते हो तो आप नाराज हो जाते हो, मायूस हो जाते हो। और बहुत सी बातें जहाँ पे आप सैड हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी गलती पे मम्मी पापा या टीचर्स वगैरह डांट दें तो आपको गलती का एहसास हो जाता है, आपको गिल्टी फील होने लगता है, आप सैड फील करने लगते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? आपको कौन सी चीज खुश करती है? ऐसी कौन सी घटनाएं या प्रसंग है जहाँ पे आप आनंद ही आनंद हो जाते हो? When giving helping hands to others, I feel happy. अभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दूसरों की मदद करने में खुशियां मिलती हैं। अब नॉर्मली ये कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन होते हैं। लेकिन नॉर्मली बेसिकली अगर हमें खुश होने का रीजन पूछा जाए, तो अगर हमें कोई चीज चाहिए होती है और हमारे मम्मी या पापा हमें वो चीज दिला देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं एग्जाम में तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे मम्मी पापा अगर कहीं गाँव जा रहे हैं या कहीं पिकनिक प्लान कर रहे हैं तो हम खुश हो जाते हैं। स्कूल की पिकनिक होती है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे फ्रेंड का बर्थडे हो या आपका बर्थडे और आपके फ्रेंड्स आपको गिफ्ट दे, विश करे, आपका बर्थडे मनाए, तो आपको खुशी मिलती है। तो बहुत सी चीजें होती है जहाँ पे हमें खुशी मिलती है। When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. यहाँ पर पोएट कहते हैं पहले स्टैंजा में, जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेरी बात सुनो और तुम मुझे सलाह देना शुरुआत कर देते हो, सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए शुरुआत कर देते हो, तो इसका मतलब तुमने वो काम नहीं किया है जो मैंने कहा है। मैंने क्या कहा था? मेरी बात सुनो। और तुमने क्या किया? मुझे सलाह देना शुरू की। When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. जब मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरी बात सुनो और तुम मेरी बात सुने बगैर ही मुझे ये कहना शुरू कर देते हो कि तुम्हें ऐसा फील नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब तुम मेरे फीलिंग्स को कुचल रहे हो, तुम मेरे फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो?
पहले स्टैंजा में क्या कह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि पोएट एक शिकायत कर रहा है। शिकायत ये कर रहा है कि जब मैंने तुम्हें कहा कि मुझे अपने दिल की बात तुमसे कहनी है, मैं किसी चीज से परेशान हूं, मैं किसी चीज से नाराज हूं और मैं वो तुमसे शेयर करना चाहता हूं, और तुम बदले में क्या कहते हो, तुम बदले में मुझे अलग गलत सलत एडवाइस दे रहे हो। जब मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरी बात सुनो, तुम मुझे एडवाइस देने लगते हो और बोलते हो कि तुम ये करो, तुम वो करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने तुमसे जो कहा वो तुमने किया ही नहीं। मैंने क्या कहा था, मेरी बात सुनो, और तुम क्या कर रहे हो, मुझे एडवाइस दे रहे हो। और जब मैंने फिर से पूछा कि मेरी एक बात सुनो, तब तुम मुझे मेरी बात सुने बगैर मुझे ये कहने लगे कि तुम्हें जो लग रहा है वो गलत लग रहा है, तुम ऐसे मत करो। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं करते। मुझे क्यों बुरा लग रहा है, तुम ये इसका सॉल्यूशन बताने के बजाय तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हें बुरा लगना ही नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं लगना चाहिए, मुझे बुरा लग रहा है, मेरा मन है, मेरा दिल है, मुझे बुरा लग रहा है, तुम मेरी बात सुनो, मुझे समझाओ, या फिर मुझे मेरा हौसला बढ़ाओ। लेकिन तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा बुरा लगना ही गलत है। तो इसका मतलब यू डोंट केयर अबाउट माई फीलिंग्स, यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग्स। नेक्स्ट आंसर, when I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me. Strange as that may seem. जब मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरी बात सुनो और तुम्हें ऐसे लगता है कि यार अभी तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा मेरे लिए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसी वक्त तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो। भले ये कितना भी दिखने में स्ट्रेंज लगे, भले तुम्हें मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन दोस्त किसे कहा जाता है, जब हम एक दोस्त अपने दोस्त से या कोई शेयर करता है और सामने वाले को हमारी अगर प्रॉब्लम सुनना भी एक बड़ा काम लगता है, तो इसका मतलब हम अच्छे दोस्त है ही नहीं। देखिए कितना गहरा मतलब है इस लाइन का। व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू फील यू हैव टू डू समथिंग टू सॉल्व माय प्रॉब्लम, इसका मतलब तुम्हें ऐसे लगता है कि यार तुम्हें मेरे लिए कोई काम करना पड़ रहा है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना, मतलब तो इसका मतलब यू हैव फेल्ड मी। इसका मतलब वी आर नॉट दैट फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। भले ही ये सुनने में दिखने में एकदम स्ट्रेंज और अजीब लगता हो, लेकिन बात तो यही हुई। लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन, डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। मैं क्या कह रहा हूं, तुम मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि सुनो, ना बात करो, ना मेरे लिए कोई काम करो, ना मुझ पे कोई उपकार करो। देखिए बच्चों, सुनना ये काफी सिंपल होता है, राइट। भगवान ने हमको दो कान दिए, हम चुपचाप बैठ के सुन सकते हैं। लेकिन सुनना आजकल किसी को पसंद नहीं है। जहां पर आर्ग्यूमेंट होते हैं, जहां पर डिबेट होते हैं, जहां पर झगड़े होते हैं, सब लोग बोलने को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, सुनने को नहीं। सामने वाला अपनी बात पूरी भी नहीं कर रहा है, लेकिन हम में उतनी पेशेंस, उतनी क्षमता ही नहीं है कि हम सामने वाली की बात पूरी तरह से सुन सके। हम उतने में ही अपनी बात सुनाना शुरू कर देते हैं। And that's why the poet is saying, listen, all I ask is to that you just listen. Don't talk or don't do anything. Just hear me. सिर्फ मेरी बात तो सुनो। Next stanza. Advice is cheap. 20 cents will get you both Dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. And I can do for myself. I am not helpless. Maybe discouraged and faltering, but not helpless. एडवाइस यानी सलाह जो होती है काफी सस्ती है, 20 सेंट्स। अब सेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे देश में रुपया होता है, रुपये के नीचे पैसा होता है, राइट। तो वैसे अमेरिका में रुपया की जगह पे डॉलर उनका करेंसी है, और डॉलर के नीचे वाली करेंसी होती है सेंट, राइट। तो 100 सेंट बना के $1 बनता है, राइट। तो वैसे ही लेखक या सॉरी पोएट ये कहना चाह रहा है कि एडवाइस तो इतनी सस्ती है कि 20 सेंट में अगर दूंगा और एक अखबार खरीद लूंगा ना, तो अखबार में बहुत सी सिखाने वाली बातें होती है। तो यहाँ पे डियर एबी और बिली ग्राहम, ये अखबार में वहाँ अमेरिका के कोई ऐसे लोग हैं, व्यक्ति हैं, जो अखबारों में अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं और अच्छे अच्छे एडवाइसेस लिखते हैं, समाज को सुधारने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे लेख लिखते हैं। तो अगर मुझे एडवाइस ही लेनी है, तो मैं 20 सेंट में एक न्यूज़पेपर खरीद लूंगा, वहां पे मुझे अच्छे अच्छे एडवाइसेस मिल जाएंगी, तुमसे ज्यादा अच्छी। और मैं ये अपने लिए खुद कर सकता हूँ, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ। हाँ, मैं डिस्करेज्ड हूँ एंड फॉल्टरिंग भी हूँ। डिस्करेज यानी मेरा कहीं ना कहीं हौसला कमजोर होते हुए नजर आ रहा है, मेरा मन कहीं ना कहीं पे मुझे अंदर से खाए जा रहा है, लेकिन मैं हेल्पलेस नहीं हूं।
मैं किसी की मदद का मोहताज नहीं हूं। मैं खुद के लिए कुछ ना कुछ कर ही सकता हूं, लेकिन मुझे आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद है, एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए और बस, बाकी कुछ भी नहीं। When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. जब आप मेरे लिए कुछ करते हैं, when you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. जब मैंने आपको कोई मेरे लिए काम करने को बोला ही नहीं, अगर बोला भी है, तो आप वो काम करते हो जो मैं खुद के लिए कर सकता हूं। तो अगर जो मैं खुद के लिए काम कर सकता हूं, वो भी काम अगर तुम मुझे करके देने लगे, जैसे कि एडवाइस देना या खुद को समझाना। अभी देखिए, आपको भले टीचर समझाए, माँ बाप समझाए, आपके बड़े बुजुर्ग समझाए, बड़े भाई बहन समझाए, चाचा चाची, मामा मामी, कोई भी समझाए, आपसे बड़े रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अंकल आंटी, कोई भी, तो आप समझते हो। लेकिन आखिर में डिसाइड कौन करता है कि आपको समझना है नहीं समझना है? आपको ही डिसाइड करना है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आप ही होते हो, हम खुद ही होते हैं जो हमारा रास्ता खुद चुनते हैं, राइट? आई मीन टू से दैट हमें अच्छी चीजें करनी है, तो वो डिसाइड करने वाले हम ही हैं। हमें बुरी चीजें करनी है, तो वो डिसाइड करने वाले भी हम ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई गलती हो जाता है, तो आपको आपको ब्लेम की जाएगा ना, किसी और को थोड़ी ब्लेम किया जाएगा। अगर आपसे कोई अच्छा काम होता है, तो आपकी वाहवाही होगी, किसी और की थोड़ी वाहवाही होगी, राइट? तो ये सारे काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। एडवाइस देना या समझदारी दिखाना, ये तो मेरा ही काम है। अगर ये भी तुम मुझे सिखाओगे, तो इसका मतलब तो तुम मुझे और भी छोटा बना रहे हो, मेरा हौसला और भी कमजोर कर रहे हो, मेरा डर और बढ़ा रहे हो, राइट? समझिए इस स्टैंजा, इस छोटे से 4 लाइन 4 पंक्तियों को समझिए कि मैं जो खुद काम कर सकता हूं, अगर वो भी तुम मुझे करके देने लगे, तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो फिर और डिपेंडेंट हो जाऊंगा तुम पे। मुझे हर छोटी छोटी बात तुमसे समझने के लिए एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए पोएट का यही कहना है, भाई एडवाइस नहीं चाहिए। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं वो नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं पहले वो सुन लीजिए बस, और कुछ मत कहिए। अगर मैं पूछूं कि मैंने सही किया या गलत, तो आप आपका ओपिनियन दीजिए। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट भी नहीं हो रही है, उसमें से आप अपने सबसे पहले तो मेरी बात काट रहे हो। बात काटने के बाद मुझे ये कह रहे हो कि तूने ये गलत किया। भाई मैंने पूछा ही नहीं तुझसे कि मैंने सही किया या गलत किया। सुन तो लो। इसीलिए कविता का नाम ही है प्लीज लिसन, because nobody is ready to listen to anyone. Everybody is about to give their own opinions and own advices and own suggestions. Literally, they are trying to force your advices and suggestions on your shoulders, but nobody is ready to listen to you. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you. जब आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि मुझे जो लगता है, एज अ सिंपल फैक्ट, कि जो मैं लगता है मैं वही फील करता हूँ, फिर वो इरेशनल हो रैशनल हो कोई मायने नहीं रखता, देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग। राइट? अंडरस्टूड? सो इट्स लाइक सिंपली, मुझे जो लगता है वो लगता है, राइट? तो आई जस्ट वांट टू अ कंपनी फॉर अ while with whom he visit wishes to share his irrational feelings. He Poet doesn't want them to teach him lessons of life. He is just discouraged, but he isn't helpless, right? And whatever he feels, they are his feelings, right? They may be irrational, they may be rational feelings, but they are his feelings. So we are not authorized to judge somebody's feelings, right? And only we can understand what we are feeling and what is behind those irrational feelings. Suppose if you feel that my feelings are irrational, तो मुझे पता है ना भाई, मेरी फीलिंग है, मैं समझूंगा उसे कैसे करना है। देखो, इस पोएम से ऐसा गलत अर्थ नहीं निकालना कि मैं स्वार्थी होने के लिए आपको सिखा रहा हूँ या एटीट्यूड
बढ़ाने के लिए आपको सिखा रहा हूँ कि मुझे कुछ भी फील होगा तो मैं अपना अपना फीलिंग दिखाऊंगा, वैसी बात नहीं है। यहाँ पे बात ये हो रही है, जब आपकी फीलिंग के सामने वाला कदर नहीं कर रहा है और आपके ऊपर वो अपनी सजेशंस और सलाह जो लादे जा रहा है, अपने एक्सपेक्टेशंस आपके कंधों पर लादे जा रहा है, वहां पर आपको ऐसे बिहेव करना है कि whatever I feel, it's my feelings, whether it is irrational or rational doesn't matter, right? So this is what the poet is trying to say, that he only can understand what is the behind the irrational feelings. Let's see the next stanza. And when that's clear, the answers are obvious, and I don't need advice. Irrational feelings make sense when we understand what's behind them. Perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and He doesn't give advice or pry. तो यहाँ पर पोएट जो है वो क्या कह रहे हैं, और जब ये बात क्लियर हो जाती है तो आंसर ऑब्वियस है कि मुझे एडवाइस नहीं चाहिए। देयरफॉर द पोएट इज नॉट सीकिंग फॉर एनी एडवाइस। irrational feelings might make sense when we understand what is behind them, and prayers are like what? Prayers are like, we pray God, but He never answers, right? Perhaps He believes that we are capable of facing the challenges that are laid ahead. जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान क्या हमसे बात करता है? भाई तू अभी मेरे से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन तूने ऐसी गलती की है तो मैं तेरी प्रार्थना कबूल नहीं करूंगा। भगवान कभी भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी इंसान से, जानवर से बात नहीं करता। भगवान आपकी सुन के लेता है, राइट? गॉड म्यूट है, गॉड इज म्यूट एंड ही डजंट गिव एडवाइस और ट्राई टू फिक्स थिंग। वो कभी भी खुद से आपके लिए अच्छी राह और अच्छे काम और अच्छे ये सब नहीं देगा। उन्होंने लिए है ताकि हम अपने अच्छे कर्म करते रहें। भगवान अगर सबकी लाइफ सेट करता रहा, सबकी प्रॉब्लम्स फिक्स करता रहा, तो लाइफ में कभी दुख नाम का चीज किसी को दिखेगा ही नहीं। भगवान ने दुख इसीलिए बनाया है ताकि हमको सुख की कदर समझे, सुख की अहमियत समझे। अगर हम 24 आवर सुखी ही रहे, कभी दुखी हुए ही नहीं, तो हमें सुख की कभी परवाह नहीं रहेगी। हम भगवान को, हाँ, इंसान इतना स्वार्थी है बच्चों, कि अगर कोई अच्छी चीज आपसे हो जाती है, कोई अच्छी चीज आपको मिल जाती है, आपको बहुत सारे पैसे मिल गए या आपके परसेंटेज अच्छे आ गए, तब आप भगवान को याद नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका पेपर बुरा गया है, आपके पैसे खो गए हैं, आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है, तब आप भगवान को याद करते हो। इसीलिए नेक्स्ट स्टैंजा में भी यही कहा गया है, गॉड जस्ट लिसन्स एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योरसेल्फ। गॉड सिर्फ आपकी बातें सुनता है, राइट? और वो जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उसको आपको खुद को ही फेस करना है। भगवान ने हमको इस धरती पर भेजा है और हमारे हाथ में एक तराजू दिया है पाप और पुण्य का। मुझे तो, मेरा ओपिनियन है कि भाई तुम कितने अच्छे कर्म करते हो, कितने बुरे कर्म करते हो, जो जिस तराजू का जिसका पल्ला भारी है, वैसे वो इंसान जाना जाएगा या पहचाना जाएगा। सो प्लीज लिसन एंड जस्ट हियर मी, एंड इफ यू वांट टू टॉक, वेट अ मिनट फॉर योर टर्न एंड आई विल लिसन टू यू। तो यहाँ पर कवि अपनी कविता की आखिरी 2 लाइन में कहता है कि इतनी सारी बातें मैं कह चुका हूं, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि बस मेरी बात सुनो, बस मेरी बात सुनो। अगर आप, हाँ, अगर तुमको भी बात करनी है ना, तो प्लीज मेरी बात खत्म होने का 2 मिनट इंतजार करो, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब तुम कहोगे तब मैं चुप रहूंगा और मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा। इसीलिए द स्पीकर एंड्स अप द पोएम बाय मेकिंग अ fervent अपील of listening to him calmly. He is appealing to us that you first listen, then I'll wait, I'll complete, then you will get your turn, and then I will listen to you. And he promises about it. And such a great poem, but sadly and unfortunately, we don't know the name of the poet, whether it is a poet or poetess. But the poem is really, really, really touching and very beautiful. So, students, I hope you have understood this poem. शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताना जाऊंगा, तो ये जो स्पीकर है, पोएम जो पोएट है, तो स्पीकर इज डिप्रेस्ड। ही वांट्स टू ओपन हिज हार्ट टू समवन हु कैन अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, बट एज सुन एज ही बिगिंस टू टॉक, द लिसनर स्टार्ट्स एडवाइजिंग हिम। He tells the speaker how he is wrong, and when he thinks that way, he wants to solve the problem for the speaker. Often, people take others for granted and assume that if someone has come to them, he must have come for their help. And here the shoe pinches.
2 इंचेस मतलब यहाँ पर जूता चुभना शुरू हो जाता है। कहावत है, पीपल ऑलवेज फॉरगेट वन थिंग फॉर श्योर एंड दैट बाय हेल्पिंग अदर्स दे मेक देम वीक। लेट एवरीवन फेस हिज ओन बैटल ना। सेल्फ डिपेंडेंसी भी तो कोई चीज है। सेल्फ डिपेंडेंसी कहा जाता है ना, सेल्फ डिपेंडेंसी इज द बेस्ट पॉलिसी। खुद पे आत्मनिर्भर रहो। द स्पीकर डजंट लाइक चीप एडवाइजेस। देखो उसको चीप एडवाइजेस 20 सेंट में मिल जाती है, जैसे कि हमने वो लाइन में पढ़ा था। ही जस्ट वांट्स अ कंपनी फॉर अ while with whom he wishes to share his irrational feelings. He doesn't want them to teach him lessons of life. He is just discouraged, but he isn't helpless, right? When someone does something for him which he himself can do, it feeds the fear. डर बढ़ जाता है, इनएडवोकेसी बढ़ जाती है, वो और कमजोर होने लगता है। इट इज अ सिंपल थिंग दैट ही wants others to understand. Whatever he feels, they are his feelings. जैसे कि हमने सेकंड लास्ट स्टैंजा में पढ़ा कि जो मैं फील करता हूँ वो मैं फील करता हूँ, वो मेरी फीलिंग्स है। फिर वो रैशनल हो इरेशनल हो डजंट मैटर, दे मे बी रैशनल और irrational feelings, but they are his feelings, right? And only he can understand what is behind the irrational feelings. Therefore he doesn't seek for advice, वो इसीलिए एडवाइस नहीं चाहता है। Irrational feelings make sense when we understand what is behind them. Prayers are like that only. We pray God, but he never answers. Perhaps he believes that we are capable of facing the challenges that are laid ahead. God all allows us to deal with the situation because God will never come to your rescue. He will just advise you. He will just show you some sign that what you have to do. And you have to do it on your own. You have to face your challenges on your own. And we humans should learn from this. And that's why at the end, the speaker ends up the poem by making a very fervent appeal that please listen to me. And when my talking is completed, I promise you that I'll listen to you. यू टेक योर टर्न आफ्टरवर्ड्स। अगर वैसे नहीं है तो पहले तू बोल ले, मैं सुनता हूं, उसके बाद मैं बोलूंगा, तो सुन ले। बात काटना क्या होता है, इट्स अ वेरी मैनरलेस बिहेवियर होता है वो। किसी की बात नहीं काटनी चाहिए। अगर कोई बोल रहा है तो उसे पूरी तरह बोलने लेना चाहिए। उसके बाद हमको डिसाइड करना है कि हमें आगे क्या करना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोयम समझ आई होगी, और एक बार हम फिर से इस पोयम को दोहराएंगे। When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. Listen. All I ask is that you listen. Don't talk or do, just hear me. Advice is cheap. 20 cents will get you both Dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. And I can do for myself. I'm not helpless. Maybe discouraged and faltering, but not helpless. When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. And when that's clear, the answers are obvious and I don't need advice. Irrational feelings make sense when we understand what's behind them. Perhaps that's why prayer works. Sometimes, for some people, because God is mute and He doesn't give advice or try to fix things. God just listens and lets you work it out for yourself. So please listen and just hear me. And if you want to talk, wait a minute for your turn and I will listen to you. Poet unknown. Now, students, let's see some margin questions and let's try to answer the questions.
Margin questions. What is the difference between hear and listen? अब ये hear और listen इसमें क्या फर्क है? Hearing is the physical activity of sound falling on the ear and not paying attention towards the words. And listening is the activity deliberately done to understand the meaning of words. Hearing मतलब सिर्फ कान दे के सुनना, एक कान से सुनना और एक कान से निकाल देना, उसमें कोई अटेंशन पे नहीं किया जाता है। और लिसनिंग उसे कहा जाता है जब आप डिलिबरेटली किसी की बात को ध्यान से सुन रहे हो, उसे समझने की कोशिश कर रहे हो, उसे कहा जाता है लिसनिंग। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज द स्पीकर इन द पोएम? आपको क्या लगता है स्पीकर कितने उम्र का होगा? क्या उम्र होगी स्पीकर की? द स्पीकर मस्ट बी अ टीनेजर 13 टू 19 ईयर्स ओल्ड। अब जैसे ये पोयम है, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं समझता, ये एक आपकी उम्र का एक बच्चा ही हो सकता है, लाइक 13 से 19 साल के बीच के दरमियान या 20 साल तक का, जो शायद अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से या अपने माँ बाप से नाराज हो, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है जहाँ पे हम गुस्सा भी तुरंत हो जाते हैं, खुश भी तुरंत हो जाते हैं, किसी चीज की ओर आकर्षित भी तुरंत हो जाते हैं, और किसी से घिन भी तुरंत करने लगते हैं। लाइक ये वो कच्ची उम्र होती है, टीनेजर्स। हु इज ही और शी टॉकिंग टू? अब यहाँ पे ही और शी इसलिए कहा गया क्योंकि हमें पोएट का जेंडर मालूम नहीं है, वो पोएट है या पोएटस, इसीलिए हम ही या शी में ही बात करेंगे। हु इज ही और शी टॉकिंग टू? ही और शी इज टॉकिंग टू हिज और हर पेरेंट्स या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या एल्डर्स। तो अब मैं पता नहीं वो किससे बात कर रहे हैं, तो इसमें आप पेरेंट्स ले सकते हो, एल्डर्स ले सकते हो, फ्रेंड्स ले सकते हो, या रिलेटिव्स भी ले सकते हो। What must have happened before the speaker says all this? आपको क्या लगता है? आप गेस कीजिए कि आखिर कवि जो है, इस कविता लिखने के लिए कहाँ से प्रेरित या इंस्पायर्ड हुआ होगा? क्यों लिखी होगी इसने ये पोयम? और ऐसे क्या हुआ होगा कि वो पोयम लिखने पे प्रवृत्त हो गया? Before the speaker says all this, parents, friends, elders must have advised him or her instead of listening his thoughts and feelings. तो स्पीकर जो भी है पोएट, ये शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि जब वो अपना हार्ट शेयर करना चाह रहा हो किसी से, भले वो पेरेंट्स हो, एल्डर्स हो या फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, तो वहां पर उसकी बात शायद किसी ने सुनी नहीं होगी। उसे सब लोग एडवाइस करते गए होंगे और शायद उसकी बात कोई सुन ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहा होगा, उसकी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं कर रहा होगा, उसके विचारों को कोई समझ ही नहीं रहा होगा। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि कवि ने इस कविता को लिखा है। इज द स्पीकर अवेयर ऑफ हिज शॉर्टकमिंग्स? शॉर्टकमिंग्स का मतलब क्या है? जो हमारे अंदर भीतर कुछ कमजोरियां होती है, उसे शॉर्टकमिंग्स कहते हैं। यस, द स्पीकर इज अवेयर ऑफ हिज शॉर्टकमिंग्स। हमें लगता है कि हाँ, पोएट को उसकी शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता है। डज ही और शी वांट टू इम्प्रूव? क्या पोएट, जो पोएटेस या पोएट है, क्या वो सुधरना चाहते हैं अपने लाइफ में? यस, हमें लगता है कि द स्पीकर वांट्स टू इम्प्रूव। इज ही और शी कॉन्फिडेंट दैट ही और शी कैन इम्प्रूव? क्या आपको लगता है कि ये कॉन्फिडेंट है कि ये सुधर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं? यस, ही और शी फील्स कॉन्फिडेंट। हाउ डज ही और शी वांट्स टू वर्क इट आउट? He or she wants to work it out by thinking and using the power that God has given. He or she wants to find out what is behind irrational feelings. अब कैसे वर्कआउट करना चाहते हैं, कैसे वर्क इट आउट, सॉर्ट आउट कैसे करना चाहते हैं पोएट या पोएटेस? वो इस तरह से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि जो थिंकिंग पावर दी गई है भगवान के द्वारा हमको, सबको, इंसानों को, उसके ज़रिए वो जो भी इर्रेशनल फीलिंग्स है, उसके पीछे कारण क्या है? वैसी फीलिंग्स क्यों आ रही है हमारे दिल में? उसके बारे में वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसे क्या हुआ है उन फीलिंग्स को, जिस वजह से ये फीलिंग्स आ रही है, और वो इसका पता लगाना चाहते हैं। इस तरह से वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इज़ द पोएट विलिंग टू लिसन टू अदर्स? क्या पोएम में से हमें ये पता चलता है कि ये पोएट सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है या वो दूसरों की भी सुनना चाहता है? तो लास्ट के 2 लाइन्स में उन्होंने कहा था कि यस, पोएट इज विलिंग टू लिसन टू अदर्स ओनली इफ ही और शी वेट
till his or her turn comes. जब तक तुम्हारा टर्न नहीं आता तब तक उसे बोलने दीजिए, उसके बाद वो आपकी जरूर सुनेगा। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अगर आप पहले बोल लो उसके बाद मैं बोल लूंगा, मतलब कोई भी बोले लेकिन दोनों भी एक दूसरे की बातें सुन ले, उसके बाद अपने टर्न आने पर बात करें। तो बच्चों, ये था हमारी आज की पोयम प्लीज लिसन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोयम समझ आई होगी, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों, अगर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक बीएमसी एडू हिंदी स्टैंडर्ड 9th इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, बेल आइकन पे क्लिक ना किया हो, तो प्लीज करें। सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन पे क्लिक करने से आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, और भी ज्यादा पसंद आता है तो शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Thank you students. This was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.